नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और आज फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं हम आपके सामने। तो बच्चे जो थोड़ा सा अभी नए आए हों तो हम उनको बता देते हैं कि हमने हिंदी की और गणित की वीडियो चली रही हैं। हिंदी के लगभग सभी टॉपिकों पर डाल दी, कला की भी सभी टॉपिक पर डाल दी। इंग्लिश की जो बच्चे कह रहे थे कि भाई इंग्लिश की सर कब डालेंगे, तो इंग्लिश की भी चालू हो गई, तो इसमें कुछ वीडियो डाल भी दी हैं। और आज जो वीडियो है हमारी वो है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर इस प्रोनाउन की क्या ज़रूरत थी जब नाउन थी पहले से ही। तो देखो, नाउन के बाद में प्रोनाउन की ज़रूरत क्या पड़ी, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मेरे पास है, आपने कहा अब मेरा नाम रवि है, और फिर आपने कहा रवि 5वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि अपने घर जाता है, रवि घर पे जाकर अपना काम करता है। तो देखो, बार बार हम किसी का नाम न लगाकर उसकी जगह पर कोई शब्द प्रयोग करते हैं, और वो जो उस नाम की जगह जो शब्द प्रयोग होता है उसी कहा जाता है प्रोनाउन। चलो आज देखते हैं थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में इसकी परिभाषा क्या है। टॉपिक है आपका प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। हिंदी में से सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस और ए नाउन, यानी कि जो शब्द नाउन यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हों उसे प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। मानने की बात यह है कि यानी कि जो शब्द नाउन की जगह यानी कि संज्ञा की जगह पर रखकर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को ही प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब देख लेते हैं उदाहरण। कमल इज ए स्टूडेंट, कमल एक छात्र है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अगर हम इसे कर देते कमल इज ए स्टूडेंट, कमल इज ए गोइंग टू स्कूल, तो दोनों जगह अगर हम नाम रख देते तो यह थोड़ा अजीब लगता। तो इसी के साथ में हम किसी नाम को बार बार प्रयोग न करके उसकी जगह पर जो शब्द प्रयोग करते हैं वही होता है आपका प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो आपका ही हो गया ये प्रोनाउन है, क्योंकि कमल को हम बार बार ना लिख करके उसकी जगह पे इस शब्द का हमने प्रयोग किया। तो यही होता है आपका प्रोनाउन। चलते हैं आगे। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, हम एक एक प्रोनाउन का आपको नाम बताते जाएंगे और उसे डिटेल से समझाते चले जाएंगे आप लोगों को। बस थोड़ा सा ध्यान लगा करके आपको वीडियो देखना है। अगर किसी बच्चे को कहीं किसी चीज़ का डाउट हो या कुछ समझ ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर करके बता सकता है। हम उसका अच्छी तरीके से आपको जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो आप लोगों को बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं। तो सबसे नंबर 1 है, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी होता क्या है, जो शब्द किसी प्राणी, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी या वस्तु का बोध कराते हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब है जो इन चीज़ों के बारे में ज्ञान कराते हैं, इनकी जगह जो प्रयोग होते हैं उन्हीं को ही कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो आपने जो ये मैंने जो अलग कलर में लिख रखे हैं, जैसे रेड कलर में लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो थोड़ा सा इसलिए अलग कलर में लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो मैं की जगह पे मैंने अपने नाम की जगह मैंने क्या यूज़ किया है, आई। तो आई क्या है, एक प्रोनाउन है। इट इज़ ए पेन, इट इज़ ए पेन, ये जो मेरे हाथ में देख रही है ये है पेन। तो ये क्या है, यह एक पेन है। तो मैंने इसका नाम ना लेकर इसकी जगह इट का प्रयोग कर दिया, इट इज़ ए पेन, यह एक पेन है। यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। तो मैंने यहाँ पे तुम यानी कि जो लड़की के बारे में मैंने बात करी, मैंने कोई नाम नहीं दिया, उसकी जगह मैंने यू का प्रयोग कर दिया है। तो यही है इसका, इसमें आई, इसमें इट और इसके अंदर यू, यही है आपकी प्रोनाउन। थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं कि है क्या चीज़। पर्सनल प्रोनाउन के 3 भेद होते हैं जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जो ये पर्सनल प्रोनाउन आप पढ़ रहे हैं इसके 3 भेद भी होते हैं। अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको पता लग जाएगा। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कौन सा कर्ता किस पर्सन के साथ में आता है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उसके बारे में आज अच्छे से डिटेल से समझ जाएंगे, ताकि हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे हमसे गलती ना हो। चल दे। तो ये 3 भेद आपने बता देते हैं हम आपको। 3 भेद क्या होते हैं। सबसे नंबर 1 है फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन का मतलब होगा उत्तम पुरुष, हिंदी में अगर इसे कहेंगे। जैसे जो व्यक्ति बात को कहने वाला होता है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं, फर्स्ट पर्सन वह होता है
जो किसी बात को कहता हो, जैसे मैं कहता हूँ या हम कहते हैं या मेरे द्वारा कहे जाते हैं या हमारे द्वारा कहे जाते हैं, यानी बात को कहने वाला। सीधी सी बात है, मैं समझो कि बात को कहने वाला ही फर्स्ट पर्सन होता है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आई यानी कि मैं, वी हम, माई मेरे, मी मुझे, आवर हमारे, अस हमें। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये फर्स्ट पर्सन हैं। आइए चलते हैं दूसरे पे। सेकंड पॉइंट जो है इसका वो है सेकंड पर्सन, जिसे हम हिंदी में मध्यम पुरुष कहते हैं। तो ये होता है सेकंड पर्सन। इसमें से बात सुनने वाले का बोध होता है। सीधी सी बात है, फर्स्ट पर्सन में बात कहने वाला और सेकंड पर्सन में बात को सुनने वाला। जैसे तुम, मैंने बात कही और तुमने सुनी, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और तुम सेकंड पर्सन हो गए। जैसे यू और योर, तुम और तुम्हारे, ये होते हैं सेकंड पर्सन। चलते हैं थर्ड पर्सन पर। थर्ड पर्सन क्या है हमारा पॉइंट में, जिसके विषय में बात कही जाती हो। यानी कि थोड़ा सा पहले एक बार और देखते हैं। फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला, सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला और थर्ड पर्सन सीधा सीधा सा होगा जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हों। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि जो बात कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जो बात को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में वे दोनों मिलकर के बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। तो उसके लिए हम क्या कर लगाते हैं, ही यानी कि वह, सी इसके मीन्स भी वह होता है लेकिन ये लड़की के लिए लगता है, इट ये है, दे वे, देम उनके। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन के हमने जो वर्ड थे वो जान लिए, सेकंड पर्सन के जान लिए और थर्ड पर्सन के जान लिए। अब इनके रूप भी होते हैं, ये तो इनके भेद थे 3। अब इनके रूप क्या होते हैं तो थोड़ा सा वो भी हम देख लेते हैं कि इनके रूप क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन भी नाउन के समान 3 रूपों में ही प्रयोग की जाती है। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे हम नाउन के 3 रूप थे वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 रूप होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस और एक पजेसिव केस। ठीक है, यानी कि जिस भी हम कर्ता के बारे में यूज़ करते हैं, नाम रखते हैं या उसकी जगह कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो उसमें 3 जगह प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट में यानी कि कर्ता में, या फिर ऑब्जेक्ट में यानी कि उसके कर्म में, या पजेसिव केस यानी कि जो पजेसिव केस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अभी देख लेते हैं वो कौन कौन से शब्द हमारे हैं। जैसे सब्जेक्ट केस में क्या होता है, आई। अगर इसे हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो आई का हो जाएगा मी। ठीक है, सब्जेक्ट केस में हमारे के लिए लगाते हैं वी, हम, और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट में यू होता है तो ऑब्जेक्ट में भी इसका यू ही होता है और कहीं कहीं पर योर भी हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस में योर होगा। चलते हैं आगे। सब्जेक्ट में अगर सी है तो ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर इट है तो ऑब्जेक्ट में इट ही रहेगा। सब्जेक्ट में अगर ही है तो ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर दे है तो ऑब्जेक्ट में देम हो जाएगा। अब देखते हैं इसको। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट में ही था तो पॉजिटिव केस में हमारा हिज हो जाएगा, यानी कि उसका। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट में दे था तो पॉजिटिव केस में हमारा हो जाएगा देयर। अगर हमारा सब्जेक्ट में, या देयर्स भी हो जाएगा, देयर भी हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट में आई था तो पॉजिटिव में हमारा माई हो जाएगा और माइन हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट में हमारा वी था तो ऑब्जेक्ट में हमारा आवर हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर हमारा यू था तो ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव में हमारा योवर हो जाएगा और योवर्स हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर हमारा सी था तो पॉजिटिव में हमारा हर हो जाएगा। सब्जेक्ट में अगर हमारा इट था तो पॉजिटिव में हमारा इट्स हो जाएगा। अब आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि जो सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसको आई को ऑब्जेक्ट में क्या कहते हैं या पॉजिटिव केस में क्या कहते हैं, वी को क्या कहते हैं, यू को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, इट को क्या कहते हैं और ही को क्या कहते हैं और दे को क्या कहते हैं। यही वो चीज़ें हैं, अगर आपने डिटेल से पढ़ ली तो आप ट्रांसलेशन जितनी भी करोगे इंग्लिश की, जो ग्रामर पढ़ने के बाद में जो भी ट्रांसलेट करोगे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा अगर आपको नाउन प्रोनाउन की अच्छी तरीके से परिभाषा है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, आज हमने समझ ली पुरुषवाचक सर्वनाम। चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर। अगला जो हमारा है सेकंड नंबर, दूसरा जो हमारा प्रोनाउन है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है निजी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से यह प्रकट होता हो कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं पड़ता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सीधी सी बात समझ में
आ जानी चाहिए। यानी कि ऐसी प्रोनाउन जिसका प्रभाव या जिसका प्रेशर किस पर पड़ता हो, कर्ता पर ही पड़ता हो, यानी सब्जेक्ट पर ही पड़ता हो, तो वो क्या होता है हमारा, वही होती है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखते हैं कुछ उदाहरण। आई सा हिमसेल्फ, सॉरी माई सेल्फ, मैंने खुद को ही देखा। तो देखो माई सेल्फ का किस पे पड़ा प्रेशर, या इसका जो एक तरीके से दबाव है वो किस पे पड़ा, आई पे पड़ा। तो आई सा मैंने देखा, माई सेल्फ अपने आप को ही तो मैंने अपने आप को ही देखा। तो यहाँ पे इस माई सेल्फ का जो है प्रभाव वो आई पर ही पड़ रहा है। दूसरा देखते हैं, सी हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद ही चोट लगवा ली। हर्ट मतलब चोट लगवा ली, हर सेल्फ अपने आप कर ही, या अपने आप ही चोट लगवा ली। तो देखो हर सेल्फ का मतलब हुआ सी पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं अगला पॉइंट, थर्ड नंबर, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे आपको इसके जो अर्थ है उससे पता लग रहा है, संकेतवाचक का मतलब होगा जो इशारा कर करके बताता हो, या जिसकी तरफ हम इशारा करते हो। जैसे तुमने देखा होगा एक कार वाला अगर कार लेकर के जा रहा है और उसके पीछे कोई और दूसरा गाड़ी लेकर आ रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो किस तरफ मुड़ेगा। तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी गाड़ी के इंडिकेटर जलाता है। अगर उसे लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जलाएगा, और राइट मुड़ना है तो राइट साइड का इंडिकेटर जलाएगा। उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि हाँ अब ये किस तरफ मुड़ने वाला है, दाईं तरफ मुड़ेगा या बाईं तरफ। तो हम थोड़ा अपनी गाड़ी को स्लो कर लेंगे और वो जिस तरफ मुड़ेगा इंडिकेटर देगा जिस साइड के भी, उसी तरफ वो मुड़ जाएगा। तो वो क्या होता है, वो एक इशारा कर रहा है हमारी तरफ के भाई साहब मुझे इस तरफ दाईं तरफ मुड़ना है या बाईं तरफ मुड़ना है। तो वही होता है आपका डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। यानी कि हम ये चीज़ों के बारे में बताते हैं इशारा करके कि वो चीज़ है कहाँ, जैसे वो यहाँ है या वहाँ है। ठीक है, चलो देखते हैं। दिस इज माई कोट, यह मेरा कोट है। इशारा क्या किया, ये कि ये मेरा कोट है। जब कोई चीज़ें नज़दीक हो और उसके लिए लगाते हैं हमें दिस, यानी कि यह मेरा कोट है। दैट इज योर बुक, वह तुम्हारी बुक है, यानी तुम्हारी पुस्तक है। तो यहाँ पे दिस माने तो यह है और दैट माने वह है। जब कोई निर्जीव चीज हो तो उसके लिए यहाँ अगर हमारे पास है तो दिस लगाएंगे, और हमारे से दूर है तो दैट लगाएंगे। लेकिन अगर में चीज़ें ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो एक चीज़ के लिए हुआ। अगर एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो दीज यहाँ के लिए लगाएंगे दीज अपने पास, और जो अपने से दूर होगी उसके लिए लगाएंगे दोज। तो यही होता है संकेतवाचक, यानी कि डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी नाउन या संज्ञा की ओर संकेत करता हो, यानी इशारा करता हो। तो अच्छे से समझ में आ गई हो। चलते हैं अगली प्रोनाउन पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत आसान है, बच्चों को समझ में आ जाएगा। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रश्न पूछने के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं वही होते हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें डब्ल्यू फैमिली, एच फैमिली आती हैं। ठीक है, जैसे हु आर यू, तुम कैसे हो, तो इसमें प्रश्न कौन पूछ रहा है, हु। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो जैसे भी वाई, हु, व्हाट, वाज, हुम, हाउ, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो हाउ इसमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जो प्रश्न पूछने के लिए काम करते हैं जो शब्द, वही होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलते हैं अगले प्रोनाउन पर, और आगे है हमारा फिफ्थ नंबर, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे रिलेटिव से संबंध समझ में आ गया होगा आपकी। रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। जैसे हमारे भी कुछ रिलेटिव है, हमारे मामा जी, फूफा जी, पड़ोस में चाचा ताऊ, तो ये क्या है, सब हमारे रिलेटिव हैं। तो ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जहाँ एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित किया जाता है वही होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं। सीधी सी मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो दो वाक्यों को या जोड़ता हो, या फिर एक नाउन से दूसरी नाउन का या एक प्रोनाउन का दूसरी प्रोनाउन से संबंध बताता हो, वही होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे दिस इज द पेन, यह वह पेन है, विच आई गिव यू, जो मैंने आपको दिया था। तो यहाँ पे विच क्या है, पहले सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से संबंध बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, यह वह पेन है,
जो मैंने आपको दिया था। तो ये वही वाला पेन है जो मैंने आपको दिया था। तो कहीं ना कहीं इसका पहले वाक्य से दूसरे वाक्य तक क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। यानी एक नाउन का दूसरी नाउन से या एक प्रोनाउन का दूसरी प्रोनाउन से, तो इसमें क्या है, पहली प्रोनाउन क्या है दिस और दूसरी प्रोनाउन क्या है आई। तो पहली प्रोनाउन का दूसरी प्रोनाउन से विच ने क्या है, संबंध बनाया है, संबंध स्थापित किया है। तो वही होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। चलते हैं आगे, कुछ और पॉइंट रह गए हैं इसके, उनको देखते हैं। और ये आपका हो गया है 6 पॉइंट। इम्पैक्टिव प्रोनाउन। इम्पैक्ट का मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, यानी कि जहां जोर डालने वाला होता है, जो बिल्कुल दबाव बना करके काम करता है, उसी कहते हैं इम्पैक्टिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है, यानी कि दृढ़ता सूचक, यानी कि जो जिस प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता के लिए यानी दबाव के लिए या जोर डालने के लिए किया जाता है, वही होता है आपका इम्पैक्टिव प्रोनाउन। देखते हैं जोर कैसे डालता है। और मोस्टली ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट के साथ ही लगा होता है, यानी कि डायरेक्ट इसका जो दबाव होता है वो सब्जेक्ट पर ही होता है। यानी दृढ़ता किसके लिए करता है, वो सब्जेक्ट के लिए करता है, यानी कि जोर जो लगाता है, दबाव जो बनाता है वो सब्जेक्ट पर ही बनाता है। देखते हैं कैसे। आई माई सेल्फ सॉ द थीफ, मैंने अपने आप ही या मैंने स्वयं ही या मैंने खुद ही चोर को देखा। तो मैंने और जोर किस पे लगा, मेरी बात पर, मेरे पर ही। तो मैंने खुद ही देखा, किसी और ने नहीं देखा या मुझे किसी और ने नहीं बताया। तो यहाँ पे माई सेल्फ का जो प्रेशर है वो आई पर ही पड़ रहा है, तो यानी जोर दे करके बात कही जा रही है। देखते हैं दूसरा सेंटेंस। ही हिमसेल्फ विल डू इट, वह खुद ही, वह अपने आप ही यह करेगा। ठीक है, तो वह और अपने आप ही करेगा, तो उस कर्ता के साथ में हिमसेल्फ का जो दबाव है वो ही पर ही पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये इम्पैक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम है। चलते हैं आगे के पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 7। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन उसे कहते हैं, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना होता हो। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब यह है जहां पर हमको यह पता ना लग रहा हो कि किसी व्यक्ति वस्तु का जो मतलब उसके बारे में ज्ञान ना हो रहा हो कि वो कितना है, क्या है, कहाँ है, मतलब सही पता ना हो रहा हो, अनिश्चित हो, कोई भी निश्चित ना हो कि वो कितना है। जैसे बाल्टी में थोड़ा पानी, तो थोड़ा पता नहीं कितना है, या गिलास में बहुत दूध है, अब ये नहीं पता बहुत कितना, मतलब कुछ निश्चित नहीं है। वही होता है आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे सेंटेंस देखते हैं। सम बॉयज वर प्लानिंग, तो कुछ लड़के योजना बना रहे थे, कुछ लड़के योजना बना रहे थे। अब कुछ लड़के, सम बॉयज, अब सम का मतलब कुछ लड़के, तो ये समझ में नहीं आया कि वो कितने लड़के हैं, बस कुछ लड़के बोल दिया लेकिन पता नहीं लगा, कुछ निश्चित नहीं हुआ, तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ए फ्यू वर एस्केप्ड, अब देखो इसमें भी ए फ्यू थोड़ा सा, अब ये नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा कितना है, इतना है या बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ कोई निश्चित ना हो रहा हो, अनिश्चित हो, वहीं पे होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और चलते हैं अगले पॉइंट पर, और लास्ट आपका पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, मैंने कहा ये टॉफी लो और हर एक छात्र को दे दो, तो हर एक को मतलब होगा प्रत्येक को, विभाग हमने बांट देनी, प्रत्येक को बराबर मिलना चाहिए। तो हर एक बच्चे को, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक बच्चे को दे दीजिए। तो इंग्लिश में भी ऐसे सेंटेंस जो बनाते हैं हम, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उनके लिए जो वर्ड लगाए जाते हैं वही होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। जैसे ईच ऑफ द बॉयज गोट द प्राइज, प्रत्येक लड़के ने जो इनाम है वो लिया, या प्रत्येक लड़के को इनाम मिला। तो प्रत्येक मतलब कक्षा में 10 बच्चे थे या स्कूल में 100 बच्चे थे, 100 के 100 बच्चे को, प्रत्येक मतलब एक एक बच्चे को इनाम मिला, पुरस्कार मिला। तो इसका मतलब विभाग सूचक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नन कैन डू इट, यह कोई नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई नहीं कर सकता, यह कोई नहीं कर सकता, तो नन कैन डू इट, इसका मतलब हमने इस काम को कोई नहीं कर सकता, हमने विभाग सूचक बना देने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना दिया
और यही आपका लास्ट का प्रोनाउन था, प्रोनाउन का भाग सॉरी। और ये आपका प्रोनाउन वाला टॉपिक आज ख़त्म हो गया। पिछले वाली वीडियो में हमने नाउन ख़त्म किया था। और आप बच्चों से बस इतना ही कहूँगा कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमने प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की बना दी है। तो आप जैसे मान लो हिंदी की हमारी कंप्लीट हो गई, तो जो बच्चे नए हैं वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट से सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं हिंदी की। कला की भी हमने कंप्लीट कर दी है वीडियो, तो कला की वीडियो भी आप लोग हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मैथ की अभी चली रही हैं, हमारे जो मैथ के सर है वो उसमें बराबर वीडियो डाल रही है। लगभग थोड़े ही टॉपिक बचे हैं, उसमें भी वो करा देंगे पूरा। और इंग्लिश की अभी शुरू हो गई है, 2-3 वीडियो इसमें डल चुकी। आगे भी सारे टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराएंगे, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी। सामाजिक विज्ञान और छात्राओं के लिए गृह विज्ञान की भी जल्दी हम वीडियो डालने वाले हैं। तो बस ये मान लीजिए कि आप लोग जो आपके 20 नंबर हैं उनकी आप चिंता छोड़ दीजिए बिल्कुल। बस हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए और अच्छे से करते रहना। और बस अंत में इतना ही, जो एक यूट्यूबर कहता है मैं भी इसी बात को कहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो बच्चे नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को। और अंत में इतना ही बस कि आप लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, तैयारी करते रहें, और आपके परिवार वाले भी खुश रहें। जय हिंद, धन्यवाद।